गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 7 फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि स्टैटिक्स क्या होती है। स्टैटिक यानी कि स्टैटिक क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक्स स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब है कि स्थिति विज्ञान। इसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो रेस्ट में होती है, यानी कि बॉडी किस में होती है, कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में होती है, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब है कि उस बॉडी पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला है वो शून्य है। यहां से भी मान लीजिए 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ भी 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से भी 5 न्यूटन लग रहा है और यहाँ से भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये बॉडी कहीं भी नहीं जाएगी। तो स्थिति विज्ञान में यानी स्टैटिक्स में हम लोग उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो रेस्ट में होती है। उसके बाद दूसरा है आपका काइनेमेटिक्स। इसको कहते हैं गतिज विज्ञान। गतिज विज्ञान में हम वस्तुओं की गतिकी का अध्ययन करते हैं, यानी मोशन ऑफ बॉडी, यानी वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन कारणों का अध्ययन नहीं करते हैं जिन कारणों से वस्तुओं में गति उत्पन्न हुई है। हम केवल ये देखते हैं कि वस्तुएं गतिशील हैं, वस्तुएं क्या है, गतिशील है, और उन कारणों पर हम लोग विचार नहीं करते हैं कि वस्तु में गति जो है उत्पन्न हुई क्यों है। तो काइनेमेटिक्स यानी कि जो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा में गति है, तो ये काइनेमेटिक्स के भीतर ही आता है। काइनेमेटिक्स के भीतर ही आता है गतिज विज्ञान। तो कुल मिलाकर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में क्या है, काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब आप जानते हैं मैथ, यानी कि हम गति का जो है गणितीय अध्ययन करते हैं। और इसके भीतर हम ये देखते हैं कि अगर वस्तु गतिशील है तो दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या होगा, वेग क्या होगा और त्वरण क्या होगा। लेकिन हम उन कारणों पर विचार नहीं करेंगे कि ये विस्थापन उत्पन्न कैसे हुआ, त्वरण उत्पन्न कैसे हुआ, वेग उत्पन्न कैसे हुआ, ठीक है। हमें उन कारणों पर कोई भी चर्चा नहीं करनी है। और तीसरा जो हमारे पास है वो होता हमारा डायनेमिक्स। यानी कि गति विज्ञान। पहला हो गया हमारा स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान, और दूसरा हो गया हमारा गतिज विज्ञान, और तीसरा हमारा है आपका गति विज्ञान डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान। यानी कि भौतिक विज्ञान की शाखा के भीतर हम क्या करते हैं कि वस्तुओं में जो मोशन हो रहा है, जो वस्तुएं गतिशील हैं, वह किस कारण से गतिशील है, उन कारणों का अध्ययन करते हैं। आपको पता ही है कि चाहे बल है, क्योंकि बल से वस्तुएं गतिशील हो सकती हैं, या जड़त्व भी है। आप जानते हैं कि जड़त्व का गुण क्या होता है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, और अगर गतिशील है तो वह गतिशील
बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारे बल न लगाया जाए। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और ये है आपका चैप्टर 2 का लेक्चर फर्स्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति। और उसमें भी हमने क्या देखना है, जो ये गतिज विज्ञान है, हमने गति का जो है गणितीय अध्ययन करना है, और इसमें भी हमने देखना है कि दूरी, विस्थापन और त्वरण, वेग, इन सब का हमने अध्ययन करना है। ये उत्पन्न कैसे हुए उन कारणों पर हमें कोई विचार नहीं करना है यहाँ, ठीक है। अब अगर हम इस सरल रेखा में गति देख रहे हैं तो ये हो गया मोशन इन 1D यानी कि एक विमीय गति, और यह सरल रेखा में गति। जब हम सरल रेखा में गति करते हैं तो हमारा केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, एक ही निर्देशांक चेंज होता है। बाकी जैसे एक्स अगर चेंज हो रहा है तो वाई और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होता है, उस पर हम बात करते हैं अभी। उससे पहले हमें देखना है कि जड़त्वीय फ्रेम क्या होता है, या उससे भी पहले अगर हम करें कि निर्देश फ्रेम क्या होते हैं। निर्देश फ्रेम, इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप एक कल्पना कीजिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, और या उस एक प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं, और वहां पर एक ट्री भी है यानी पेड़ भी है। तो जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के पेड़ को देखते हैं तो आप भी स्थिर हैं और पेड़ भी आपको स्थिर दिखाई देता है, ठीक है। दूसरी स्थिति में आप देखिए कि आप एक ट्रेन में हैं और ट्रेन गतिशील है, प्लेटफॉर्म से आगे जा रही है, तब आप देखेंगे कि जो आपका पेड़ है वो आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर ट्रेन आगे जा रही है तो पीछे, यानी कि आपको पेड़ जो है गतिशील दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक निर्देश फ्रेम चाहिए, क्योंकि पहली स्थिति में क्या है, आपका जो निर्देश फ्रेम है वो प्लेटफॉर्म है जो स्थिर है, तो आपको पेड़ भी क्या हो रहा है, स्थिर दिखाई दे रहा है। यानी कि जब कोई निर्देश फ्रेम स्थिर है तो उसके सापेक्ष आपको पेड़ भी क्या दिखाई दे रहा है, स्थिर दिखाई दे रहा है। और दूसरे फ्रेम में जब आप रेलगाड़ी में हैं तो आपका फ्रेम क्या है, गतिशील है, मोशन में है, तो तब आपको पेड़ भी क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ भी आपको गतिशील दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो मोशन है और रेस्ट है, यानी कि जो गति की अवस्था है और जो विराम की अवस्था है, ये दोनों के दोनों सापेक्षिक टर्म है, सापेक्षिक टर्म है, सापेक्षिक शब्द है एक तरफ से, ठीक है। मोशन इन रेस्ट और मोशन और रेस्ट, ये दोनों कैसे रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए जो ये आप देख रहे हैं कि ये जो निर्देश फ्रेम क्या होता है, तो इस निर्देश फ्रेम में हम क्या करते हैं, एक एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड, तीन परपेंडिकुलर यानी कि आपस में एक दूसरे के लंबवत अक्ष लेती हैं, और इन अक्षों के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को दर्शाते हैं। मानो कोई वस्तु इधर है तो हम कहेंगे कि उसका एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट, यानी हम क्या करते हैं, निर्देश फ्रेम में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जिसमें तीन परस्पर लंबवत अक्ष होती हैं, और इन लंबवत अक्षों के सापेक्ष हमें देखते हैं कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है। कैसे, किसी वस्तु को रेस्ट में तब कहा जाता है, विराम में तब कहा जाता है यदि टाइम इंटरवल चेंज होने पर वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही हो, स्थिति परिवर्तन हो रहा हो, यानी जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, अगर वस्तु की स्थिति भी बदल रही है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु जो है मोशन में है, यानी कि गतिशील है। एक बार दोबारा देख लीजिए,
कि यदि कोई वस्तु टाइम इंटरवल में, किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में टाइम के साथ साथ उसकी स्थिति भी परिवर्तन हो रही है, हम कहेंगे वस्तु गतिशील है। और यदि टाइम के साथ वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का मोशन दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी स्थिति बदल नहीं रही है टाइम के सापेक्ष, तो हम कहेंगे कि वह वस्तु कैसी है, स्थिर है, विराम अवस्था में है या रेस्ट में है। ठीक, इसमें भी देखते हैं कि यदि हम इसके साथ टाइम ले लें, यदि किसी वस्तु का इस टाइम टी के साथ एक्स कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है और जेड कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, यानी कि एक्स वाई जेड ये तीनों अगर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वह वस्तु 3D मोशन में है, यानी कि 3 डायमेंशनल मोशन में है, त्रिविमीय गति में है, क्योंकि उसका टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों बदल रहे हैं। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं स्पेस में, तो पतंग जब उड़ रही होती है तो उसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट जो है टाइम के साथ चेंज होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यदि किसी वस्तु का, जब कोई वस्तु गतिशील हो रही है और टाइम चेंज होने पर केवल उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा हो, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट बदल रहा हो, जैसे कि कोई वस्तु अगर वृत्ताकार गति कर रही हो तो केवल और केवल उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बदलता है, तो तब हम कहेंगे कि वह वस्तु जैसे वृत्ताकार मोशन में है, यानी वृत्ताकार गति में, तो हम कहेंगे वह वस्तु 2D मोशन कर रही है, द्विविमीय गति कर रही है। और यदि कोई वस्तु, जो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर वो वस्तु जो है दिए गए समयांतराल में जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, अगर उसका केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो हम उसको कहेंगे 1D मोशनल, एक विमीय गति। जैसे कार एक सीधी रेखा पर अगर सीधी सीधी रोड पे चल रही हो, तो तब क्या होगा, केवल और केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई और जेड नहीं बदलेगा, तो हम उसको कहते हैं एक विमीय गति। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं सरल रेखा में गति, इसी को कहेंगे हम 1D मोशन, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन। तो इसी पर बात कर लेते हैं। तो इसके भीतर जो हमने पहले ही बात कर दी थी, हमें पढ़ना है दूरी, विस्थापन, त्वरण, वेग, इस तरह से। लेकिन उससे पहले भी हमें एक चीज और देखनी है कि स्थिति सदिश क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन जो है, स्थिति है, उसको सदिश क्यों कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, और ध्यान रखिए 2-3 चीजें, एक तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए, उससे पहले हमें क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, जो किसी वस्तु की देखने की स्थिति को बताएगा, यानी उसकी स्थिति को बताएगा, और उसमें भी हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। और हम देख रहे हैं ये कोई वस्तु है, ये कोई बिंदु है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक ऑब्जर्वर एक, यानी प्रेक्षक ए यहाँ पे है, वो देख रहा है कि ये वस्तु जो है 3 मीटर दक्षिण दिशा में है। दूसरा कोई ऑब्जर्वर बी है, जो देख रहा है कि इस प्रेक्षक से, यानी ऑब्जर्वर से, यह वस्तु जो है 4 मीटर पश्चिम दिशा में है, और इधर से भी एक प्रेक्षक है, मान लीजिए सी प्रेक्षक यहां से है, यहां से एक सी प्रेक्षक है, और जो देख रहा है कि यह वस्तु जो है यहां से 7 मीटर पूर्व दिशा में है। देखिए तीनों सही हैं। ये कह रहा है कि यह बिंदु, यह वस्तु जो है इससे 4 मीटर पश्चिम दिशा में है। ये वाला ऑब्जर्वर कह रहा है कि यह बिंदु मुझसे जो है 3 मीटर दक्षिण की दिशा है, और ये वाला कह रहा है कि यह बिंदु मुझसे 7 मीटर जो है पूर्व की दिशा में है। तो तीनों सही कह रहे हैं, यानी कि इस बिंदु की स्थिति को देखने के लिए हमें इस बिंदु की स्थिति को समझने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी। एक 7 मीटर, मान लीजिए इनमें 7 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर जो भी है, इसका मतलब ये हो गया परिमाण, और
दूसरा देखिए, ये बी कह रहा है कि 4 मीटर जो है पश्चिम दिशा में है, यानी कि दिशा भी चाहिए। तो इस बिंदु की स्थिति को पता करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। और हम जानते हैं कि सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें समझने के लिए या जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो तो उसे कहते हैं हम सदिश राशि। सदिश राशि, इसका मतलब जो है स्थिति क्या है, एक सदिश राशि है। स्थिति क्या है, एक प्रकार से सदिश राशि है। और इसी को हम कह देते हैं कि किसी बिंदु की, इसको मिटा देते हैं, किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है, तो यानी पोजीशन वेक्टर हमको पता हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं सीधे जो हमारा टॉपिक है, दूरी। दूरी, डिस्टेंस। हम एक बार देख लेते हैं दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, और फिर उसमें अंतर स्पष्ट करके हम आज का जो ये लेक्चर है इसको क्लोज कर देंगे। तो डिस्टेंस, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, या कोई पार्टिकल है, कण है, वह इस ए बिंदु से चलता है और वह 4 मीटर आपके पूर्व दिशा में चलता है, और उसके बाद 3 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। 4 मीटर 4 मीटर पूर्व दिशा में जाकर बी पर पहुंचता है और 3 मीटर उत्तर दिशा में चल करके सी पर पहुंचता है। तो इस स्थिति में जो दूरी होगी वो आपकी हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगा सीधे कितना चला है वो ऑब्जेक्ट, यानी कि वो कण कितना चला है। तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर 7 मीटर। या कि कोई ऑब्जेक्ट को ए बिंदु से बी पर जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए 10 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद जाना उसको यहां है, तो वो 3 रास्ते ले रहा है। पहला रास्ता ऐसा लिया उसने, दूसरा रास्ता उसने ऐसा लिया, यानी पहला रास्ता उसने ये लिया जब वो बाया सी से होकर जा रहा है, जाना बी है लेकिन बाया सी से होकर जा रहा है। यानी ये अगर हम देखें, पहला पाथ अगर उसका ये है और दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता ये है, बाया डी से होकर जा रहा है। जा कहाँ रहा है, बी पे ही जा रहा है। लेकिन देखिए ए से जब जाएगा तो उसकी दूरी कुछ और हो जाएगी, सी से होकर हुए जाएगा, और जब यहां से इधर जाएगा तो दूरी कुछ और हो जाएगी, और यहां से जाएगा तो दूरी कुछ और हो जाएगी, और तीनों दूरियां क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। अगर वो इस रास्ते का अनुसरण करता है, यानी इस रास्ते से होकर जाता है, तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं इसको अर्धवृत्त ले लूं जिसका व्यास 10 मीटर है, तो उसका त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। और अर्धवृत्त है ये, तो इसकी चली गई दूरी हो जाएगी पाया अर्धवृत्त का व्यास, और ये हो जाएगा 22/7 गुणा गए 10। या पाई में देखें, ऐसे भी 220/7, और 7 या 21, 1 0 7 और फिर 3 0 7 लगभग इतना मीटर। ठीक है, और फिर अगर वो यहां से जाए तो दूरी अलग हो जाएगी,
इतना रास्ता, और ये बीच का रास्ता तो 10 मीटर है उसकी दूरी। अगर इस रास्ते से जाता है 10 मीटर, इधर से जाता है तो पाई आर, और इधर से जाता है तो उसकी दूरी अलग आई। इसका मतलब पहली बात आपको ये देखना है कि दूरी जो है तय किए गए रास्ते की एक्चुअल लंबाई होती है। दूरी जो है यानी किसी कण द्वारा दिए हुए समांतराल में तय की गई दूरी दिए गए रास्ते की या तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई होती है। तो इसी बात को लिख देते हैं। दूरी जो है किसी कण द्वारा दिए गए समयांतराल में तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई होती है। वास्तविक लंबाई होती है। किसी कण द्वारा दिए गए समांतराल में तय किए गए रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई होती है। यानी वो जितना चलेगा उतनी ही उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है, और रास्ता जितना लंबा होगा दूरी उतनी ज्यादा होगी, यानी वो रास्ते की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं विस्थापन। या पहले अगर हम दूरी की पूरी बात कर लें तो दूरी की जो एसआई यूनिट होती है, यानी दूरी का मापन हम जो करते हैं मीटर में करते हैं। यानी मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक मीटर। देखिए, जब हम दूरी की बात करते हैं तो हम दिशा नहीं लेते हैं। हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि वो 10 मीटर उत्तर गया या दक्षिण दिशा में गया। किसी को भी रास्ता, कोई भी रास्ता वो ले सकता है। यानी दूरी जो है अदिश राशि होती है। यानी दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद और देखिए, अगर हम यही देखें कि एक तो यही बात हो गई हमारी, अदिश राशि है, मात्रक उसका क्या होगा, विमा क्या हो जाएगी। अगर दूरी है m0 l1 t0, यानी l हो जाएगी विमा। ठीक, तीसरी चीज, दूरी जो है तय किए गए रास्ते के प्रकार पर निर्भर करती है। तय किए गए रास्ते के प्रकार पर निर्भर करती है। प्रकार पर निर्भर करती है। उसके बाद देखिए, यानी कि अगर यहां से यहां जाएगा तो दूरी देखो ये है, इधर जाएगा देखो बढ़ गई है दूरी, और इस रास्ते पे जाएगा, यानी जैसे जैसे रास्ता बदलता जाएगा दूरी उस रास्ते के प्रकार पर निर्भर करती जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी चीज है कि दूरी जो है शून्य नहीं हो सकती। शून्य नहीं हो सकती, यानी जैसे ही आप चलेंगे, जैसे आप चलना, यहां से चलना प्रारंभ करें या यहां से चलना प्रारंभ करें या इधर के लिए जाना प्रारंभ करें, आप कुछ ना कुछ चलेंगे तो दूरी एक तो शून्य नहीं हो सकती है, सदैव धनात्मक होगी। सदैव धनात्मक होगी। धनात्मक होगी, ये हम बाद में अंतर में देखेंगे दूरी और विस्थापन में। ठीक है, रास्ते के प्रकार पर निर्भर करती है। दूसरा जो है शून्य नहीं हो सकती। तीसरा जो है सदैव धनात्मक होगी। यानी कि अगर कोई ये पिंड है, कोई एक यहाँ कोई वस्तु जो है यहां से चलना प्रारंभ करी और वो 10 मीटर गया, और फिर वो जो है यहीं से वापस होकर के यहाँ 5 मीटर आ गया, तो हम कहेंगे दूरी बराबर हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी 15 मीटर। यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा, क्योंकि हम दिशा कंसीडर नहीं करें, दिशा हम ले ही नहीं रहे हैं,
अगर दिशा लेते हम तो 10-5 हो जाता, लेकिन हम दिशा की बात नहीं करें, इसलिए दूरी देखिए कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो यहाँ चले जाता तो हम कहते अगर दिशा लेते तो ये माइनस ये हो जाता, ये यहीं पे रहता तो ठीक है। तो दूरी जो है सदैव धनात्मक होगी, ठीक है। अब बाकी अंतर हम लोग जो हैं, बाकी बातें जो हैं जो रह जाएंगी उनको अंतर में देख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि विस्थापन क्या होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है स्थिति परिवर्तन की दर, स्थिति परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। यानी कि अगर समय के साथ स्थिति परिवर्तन की जो दर है उसको कहते हैं हम विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि किसी कण द्वारा तय किए गए रास्ते, या ऐसा न कहें कि अंतिम 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 स्थिति अंतिम स्थिति व, यानी किसी कण की, किसी, दोबारा लिख देते हैं इसको, किसी कण की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति, किसी कण की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या करें, किसी कण की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो है विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है किसी कण की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम सीधी दूरी होती है, न्यूनतम सीधी दूरी होती है, उसे हम कहते हैं आपका विस्थापन, ठीक है। ओके, कि दो बिंदुओं के प्रारंभिक व अंतिम अंतिम स्थितियों के मध्य की न्यूनतम सीधी दूरी को हम कहते हैं विस्थापन, ठीक है। जैसे इस केस में देखिए कि पहली बार वो यहां से यहां गया, जाना तो ए से बी था, लेकिन उसने पहला रास्ता ये लिया, फिर ये लिया, फिर तीसरा रास्ता लिया। तो चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, विस्थापन यही होगा कि अंत में कहां पहुंचा है, बी पे, और पहले कहां था, ए पे। तो दो, यानी अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम सीधी दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो इस स्थिति में देखिए, जो अगर हम इस चित्र की बात करें तो यहां विस्थापन आपका हो जाएगा बराबर 10 मीटर, जबकि दूरी देखिए अलग अलग है, यहाँ इस केस में अलग है, इस केस में अलग है, और ये भी हो जाएगी दूरी, इसको भी हम दूरी कह सकते हैं, लेकिन तीनों कंडीशन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद यहीं पर ध्यान रखना, किसी कण की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। और विस्थापन में देखिए दिशा हमेशा होती है, ठीक है। विस्थापन में आपको जो है दिशा को भी कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए विस्थापन जो है आपकी सदिश राशि है, सदिश राशि। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक भी मीटर है, और विमा इसकी भी जो है m0 L1 T0, यानी कि इसकी भी विमा क्या हो जाएगी, केवल L हो जाएगी। अब हम इस विस्थापन पर कुछ और बात करते हैं।
ठीक है। इस विस्थापन में जो कि इस वाली स्थिति में हमने देखा था कि इधर अगर वो 3 मीटर गया है ए से बी तक, और उसके बाद बी से सी तक वो 4 मीटर गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस स्थिति में विस्थापन कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, अंतिम 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 स्थिति को प्रारंभिक स्थिति से मिला देंगे। तो ये न्यूनतम जो सीधी दूरी है हमारी, ये हमारी कहलाएगी विस्थापन। ठीक है। और ये तो आप जान ही गए हैं कि विस्थापन में दिशा को भी ध्यान में रखना होता है। ठीक ठीक है। ठीक है। और विस्थापन की जो दिशा होगी, ठीक है, वो जो आपकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होगी। और इस केस में देखिए 3 मीटर इधर गया है, उसके बाद 4 मीटर ऊपर गया है, तो विस्थापन हो जाएगा इसका एसी दूरी। अब एसी कैसे निकालेंगे, अगर हम ये आपका संपूर्ण त्रिभुज है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो एसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25, और AC स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 बराबर 5 मीटर। देखिए यानी कि हमारा 3 मीटर क्या था, इधर गया, 4 मीटर ऊपर गया, और जो विस्थापन आया हमारा वो 5 मीटर आया। अब हम दूरी और विस्थापन में अंतर देखते हैं और उसी में कुछ पॉइंट समझते हैं। अंतर, ये आपकी दूरी है, और इधर हम लोग लेते हैं विस्थापन। देखो पहले हमको बात हो गया है कि दूरी जो है तय किए गए रास्ते की कुल वास्तविक लंबाई होती है, कुल वास्तविक लंबाई होती है। जबकि विस्थापन अंतिम व प्रारंभिक स्थिति के मध्य की न्यूनतम सीधी दूरी होती है, न्यूनतम सीधी दूरी होती है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। उसके बाद देखिए विमाएं दोनों की सेम है। यह यानी दूरी तय किए गए रास्ते की लंबाई या प्रकार पर निर्भर करती है, रास्ते के प्रकार पर निर्भर करती है। यह रास्ते के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, यानी विस्थापन रास्ते के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद दूरी शून्य व ऋणात्मक नहीं होती है, केवल धनात्मक होती है। जबकि विस्थापन शून्य
ऋणात्मक व धनात्मक हो सकता है। ठीक है, ये कैसे? ठीक है, अगर कोई वस्तु ए से बी तक जाता है और फिर इस बी से जो है वापस ए पर ही आ जाता है, तो ऐसे में विस्थापन शून्य हो जाएगा, शून्य होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि स्थिति परिवर्तन हुआ ही नहीं है, जहां जहां पर था वहीं पर वापस लौट आया है, स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिति परिवर्तन नहीं। ऋणात्मक कब हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहां से यहां 80 मीटर गया है, इस ओ से यहां तक 80 मीटर गया है, और वापस वो जो है आपका वापसी में, यानी कि आगे जाते समय वो आपका पूरा का पूरा कितना चले गया है कि इसको पूरा ही बना लेते हैं। अगर ये ओ है और वस्तु इधर जा रही है, मान लीजिए 20 है, फिर ये 40 है, फिर ये 60 है और ये 80 है, ये 20 मीटर है, यहाँ 40 मीटर है, ये 60 मीटर है और ये 80 मीटर है। ठीक है, कोई वस्तु जो है पहले 80 मीटर गई और उसके बाद वो जो है वापस 20 मीटर आकर के 60 पर आ गया है। ठीक है, यानी पहले कितना गया वो आपका, कि अगर हम ये माने कि वस्तु जो है कि ठीक है, ये वस्तु जो है यहां से यहां आ गई है, तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये इसकी फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन, और ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो यहां विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन बराबर हो जाएगा आपका 80 माइनस, सॉरी कहाँ है, यहां से इधर, तो फाइनल पोजीशन कितनी है? 60, और कहां से? 80 से, तो कितना हो जाएगा? माइनस 20 मीटर। ठीक है, यानी विस्थापन जो है ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, और दूसरा जहां पर हमने लिखा कि जो है विस्थापन जो है रास्ते के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है? अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति पर। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, ठीक है, वस्तु कहाँ गई? ओ से, अब मान लीजिए पी पर गई है और फिर उसके बाद क्यू पर लौट आई है, तो 80 मीटर गई, लेकिन उसके बाद क्यू पर आई है, तो 60, अंतिम स्थिति 60 हो जाएगा, और प्रारंभिक स्थिति क्योंकि यहां से लौटा है तो ये आपकी 80 हो जाएगी, 20 मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आपके एक का सवाल देखते हैं इसी पर, कि यदि कोई वस्तु अर्धवृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, ठीक है, तथा उसकी उस वृत्त की यानी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, 7 मीटर है, तो दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए, दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए, दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, अब देखिए, वस्तु जो है अर्धवृत्ताकार वस्तु अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त पर चल रही है, मान लीजिए ये आपका अर्धवृत्त है और वस्तु ए से
बी जा रही है, जबकि दिया है त्रिज्या कितनी है 7 मीटर। तो देखिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, देखिए दूरी कितनी जाएगा वो ये वाला, यानी ये उसकी दूरी हो जाएगी, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि यानी वृत्त की जो संपूर्ण परिधि है उसका आधा हो जाएगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वृत्त की परिधि बटे 2, क्योंकि जाएगा कितना हो, इतना ही तो जाएगा, अर्धवृत्त है। और अगर ये पूरा वृत्त होता तो इसका जो है इसकी परिधि हो जाती 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी पाई आर, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 पाई आर, अगर त्रिज्या ये है वृत्त की अपॉन 2, तो कितना आएगा पाई आर, और हमको पता है पाई का मान 22/7 होता है, गुणा गए आर, यहाँ 7 मीटर है, तो 7 से 7 कट जाएगा और ये हो जाएगा 22 मीटर, यानी उसने दूरी कितनी तय करी 7 मीटर, दूरी कितनी की 22 मीटर। लेकिन विस्थापन देखो क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति तक की न्यूनतम सीधी दूरी, तो विस्थापन ये हो जाएगा उसका, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा देखिए 7 और 7 14 मीटर, यानी कि वृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास, ठीक है, विस्थापन ये हो गया। अच्छा, अगर हम इसी को ले पूरा वृत्त ले और आपसे पूछा जाए कि एक वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो देखिए वस्तु यहां से जाएगी, अब दूसरे केस ले रहे हैं हम लोग, अगर मैं इसको पूरा कर दूं ऐसा मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए वस्तु क्या होगी, यहां से चलेगी और फिर यहीं पर वापस आ जाएगी, ठीक है, यहां से चलेगी वस्तु जो है वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाएगी, तो यहां से जाएगी और यहीं पर वापस आ जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि, और विस्थापन कितना हो जाएगा, देखो जहां से चला था वहीं पर वापस आ गया है, स्थिति परिवर्तन नहीं हुआ, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0, समझ गए, दूरी तो पूरी हो जाएगी लेकिन यहीं से चला और यहीं पर अगर वापस आ गया तो उसका जो है विस्थापन 0 हो जाएगा। अंत में एक चीज और देख लेते हैं और यहीं पर इसको आज खत्म कर लेंगे। अगर आप लोगों को नीट और जेई की तैयारी करनी होगी तो उसके लिए अलग से हम सवाल ले आएंगे, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट रह गया था कि दूरी और विस्थापन का ये अंतर में आप लिख सकते हैं, अनुपात या तो 1 से बड़ा होता है या बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि दूरी जो है सदैव या विस्थापन से बड़ी होती है, दूरी हमेशा या तो विस्थापन से बड़ी होती है या विस्थापन के बराबर होती है, यानी कि विस्थापन कभी भी इस दूरी से बड़ा नहीं होता है, या तो दूरी से छोटा होगा या बराबर होगा। छोटा बराबर कब हो, देखिए जब वस्तु सीधी रेखा में जा रही होगी, जब वस्तु सीधी रेखा में गतिशील होगी, जैसे यहां 10 मीटर गया और यहां से यहां गया, तो दूरी कितनी हुई 10 मीटर, और विस्थापन भी हो जाएगा 10 माइनस 0, यहां पर कितनी है दूरी 0 और कहां गया 10, तो 10 माइनस 0 बराबर 10 मीटर। जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो तो दूरी व विस्थापन बराबर होता है, वरना कभी भी विस्थापन जो है दूरी से बड़ा नहीं होता है। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू। जरूर आप इस जो है लेक्चर को लाइक और कमेंट करें, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर कमेंट करें, जो भी कमियां वीडियो में होंगी जरूर बताएं ताकि उनमें सुधार किया जा सके। धन्यवाद।